प्रिय छात्र छात्राओं, इसके पहले वादन में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को भली भांति पढ़ा और उस पर दिए गए नोट्स को तैयार किया। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य का इतिहास आता है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास समझने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि गद्य है क्या। गद्य शब्द गद्य धातु से में यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बताना, कहना। दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल की भाषा गद्य में ही बोली जाती है। व्यवहारिक कथित भाषा ही गद्य भाषा है। इसमें मनुष्य के भावों, विचारों आदि से निकलकर दूसरों तक पहुंचने के लिए जो स्वाभाविक शब्द रूप लेकर व्यक्त करता है उसी का नाम गद्य है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास तेरहवीं शताब्दी में ही कहीं कहीं ब्रजभाषा गद्य के रूप में, राजस्थानी गद्य के रूप में गद्य साहित्य दिखता है। राजस्थानी गद्य साहित्य का विकास 13वीं शताब्दी तथा 15वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य का भी विकास देखने को मिलता है। ब्रजभाषा गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का रहा है। वैसे तो हिंदी गद्य साहित्य पूर्ण रूप से खड़ी बोली में ही देखने को मिलता है। खड़ी बोली का प्रयोग 19वीं सदी के पहले अमीर खुसरो की मुकरियों तथा संत कवियों की रचनाओं में भी बराबर मिलता है, परंतु खड़ी बोली गद्य का की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी ईस्वी से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में सन 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा उल्लेखनीय है। आरंभिक खड़ी बोली गद्य ब्रज भाषा से प्रभावित है। खड़ी बोली नाम पढ़ने के कारण संभवतः इसका खरा होना है। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को ही खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त खड़ी बोली गद्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु युग का आविर्भाव हुआ। इनके पूर्व खड़ी बोली के विकास में 4 उन नायकों का नाम आता है।
पहला सदा सुखलाल, जिन्होंने सुख सागर लिखा है। दूसरा मुंशी इंसा अल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। और पंडित लल्लू लाल मिश्र, जिनका प्रेम सागर, जिनकी कृति प्रेम सागर नाम से है। सदा सुखलाल की गद्य शैली में उपदेश परक प्राचीन तत्व, वहीं पर लल्लू लाल की गद्य शैली नीरस कथावाचक तथा मुंशी इंसा अल्लाह खां की गद्य शैली कुतूहलकारक बचकानापन और सदल मिश्र की गद्य शैली में भाषागत क्षेत्रीयता का पुट देखने को मिलता है। इस युग में राम प्रसाद निरंजनी और पंडित दौलत राम ने व्यवस्थित खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ और की भाषा अधिक परिष्कृत है। उपयुक्त चारों नायकों के अतिरिक्त दो राजा कवियों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद भी खड़ी बोली के विकास में इनका योगदान देखने को मिलता है। राजा शिव प्रसाद ने बनारस अखबार प्रकाशित किया। इनकी भाषा पर उर्दू का रंग जरा गहरा है। इन्होंने विद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है या निर्धारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु इनकी हिंदी उर्दू से प्रभावित थी। वहीं पर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, अर्थात संस्कृत निष्ठ है। आपने प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला है। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में और 18वीं शताब्दी के अंत में खड़ी बोली गद्य के किसी भी लेखक की भाषा पूर्णतः परिमार्जित नहीं है। इन लेखकों का खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। इन्हीं परिस्थितियों में भारतेंदु का उदय हुआ और भारतेंदु से आज तक के गद्य साहित्य को 5 भागों में विभक्त करके पढ़ा जा सकता है। पहला 1850 से या 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग, 1920 से 1938 तक शुक्ल युग और 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग। तत्पश्चात 1947 से आज तक स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रतायोत्तर युग। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हम लोगों को शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले पिछली कक्षाओं में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का हमने अध्ययन किया है।
फिर भी सरसरी निगाह पे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को समझ लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु जी हैं और भारतेंदु जी ने इसे पूर्वाग्रह से, हिंदी गद्य को पूर्वाग्रह से मुक्त करते हुए सहज एवं स्वाभाविक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु जी ने हिंदी के उन सभी कमियों से मुक्त किया करके पूर्ववर्ती हिंदी लेखकों की गद्य शैली में थी। भारतेंदु जी ने हिंदी को उन सभी कमियों से मुक्त किया जो उनके पूर्ववर्ती हिंदी लेखकों की गद्य शैली में थी। उन्होंने हिंदी को वह रूप प्रदान किया जो हिंदी प्रदेश की जनता की मनभावना के अनुरूप था तथा उसमें व्यवहारिकता, सजीवता एवं प्रवाहपूर्णता था। इस प्रकार भारतेंदु जी ने हिंदी को वह ठोस नींव प्रदान की जिस पर हिंदी के महानतम निर्माता युग पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विशाल भवन खड़ा किए। भारतेंदु जी ने भाषा को परिमार्जित कर उसे स्वस्थ रूप तो दिया ही, साथ ही हिंदी साहित्य को एक नवीन मोड़ भी दिया। भारतेंदु ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा, उर्दू और ब्रज भाषा से मुक्त हिंदी में गद्य रचनाएं प्रस्तुत कर अपने भाषा को साफ सुथरा रूप तत्कालीन लेखकों के समक्ष रखा। इनके समय में भारतेंदु जी के अतिरिक्त पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि थे। भारतेंदु युग में गद्य की विधा जो हम आगे पढ़ेंगे, जितनी विधाएं हैं लगभग सब पर लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। इसके बाद आता है द्विवेदी युग जिसका समय 1900 से 1920 ईस्वी तक का है। हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव हुआ एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने व्याकरण निष्ठ, संयमित, सरल, स्पष्ट और विचारपूर्ण गद्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने और उसे व्याकरण के अनुशासन में लाकर व्यवस्थित करने में द्विवेदी जी ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ और गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं तथा मौलिक कहानियां, उपन्यास एवं नाटक लिखे गए। इस युग में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और हिंदी में उपयोगी और गंभीर साहित्य के निर्माण की दशा में सराहनीय प्रयास किए। द्विवेदी युग में गद्य शैली के अनेक रूप सामने आए, जैसे लाक्षणिक शैली, व्यास शैली, समास शैली, चिंतन प्रधान शैली, विचार परक शैली, व्यंग्य शैली, पांडित्यपूर्ण शैली, प्रशंसात्मक शैली आदि। इस प्रकार शैलियों के वैविध्यपूर्ण विधान से द्विवेदी युग अद्भुत गरिमा से अभिमंडित रहा। द्विवेदी युग
में प्रायः निबंध, उपन्यास, कहानी, समालोचना सभी प्रकार की रचनाएं की गई। इसके बाद समय शुक्ल युग का आता है। शुक्ल युग जो 1920 से 1938 तक का है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, और इसको हम लोग अगले वादन में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तत्पश्चात उसके कुछ नोट्स तैयार करके देंगे, जिसको आप लोग अपने कॉपी पे लिखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।